सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। सर मेरा नेट आज थोड़ा कम चल रहा है। ठीक है, और सब ऑन कर लीजिए। सात्विक, डॉली, ऋतिक, शान। सर नेटवर्क इशू चल रहा थोड़ा। और सब ऑन कीजिए। चल लिखिए पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही लास्ट टाइम में लिखा रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर करती हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड comes out from north pole. Magnetic field comes out from north pole and goes into south pole and goes into south pole. But inside the magnet, but inside the magnet, it travels from it travels from south to north. Second point, magnetic field always represent magnetic field always represent net magnetic field. Magnetic field always represent net magnetic field. Next, tangent on magnetic line. क्या हुआ? रिप्रेजेंट के बाद क्या बोला था? Magnetic field always represent net magnetic field. Magnetic field line at any particular point always represent net magnetic field. किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, इसका मतलब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद कीजिए गॉस लॉ में अगर किसी भी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इसका मतलब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक लाइन, टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक लाइन give only the direction of give only the direction of magnetic field, give only the direction of magnetic field, ब्रैकेट में लिखिए नॉट फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं देता। ब्रैकेट में लिखिए नॉट फोर्स,
याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉइंट बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस वाले पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताएगा और साथ साथ में फोर्स का डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि मैंने कहा कि ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट यही होगा इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये मुझे क्या देगा? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। क्यों? रीजन लिख लीजिएगा उसी के नीचे, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता था? क्यू इंटू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वही फोर्स का डायरेक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को याद कीजिए, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होता है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? नो टू लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेम कॉन्सेप्ट आपका किस में था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, मैंने कहा कि ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे? ए पॉइंट। ए पे, ए पे। ठीक है। more the density, more will be the magnetic field intensity. More the density, more will be the magnetic field intensity. लिखिए। और आप तो वीडियो ऑफ करके बैठे ना, बोलते बोलते कब रिमूव करूंगा पता भी नहीं चलेगा। More the density, more will be the magnetic field intensity. तो इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ए पे कि बी पे? ए पॉइंट पे। ए पे। लिख लीजिए, magnetic field intensity at A will be greater than magnetic field intensity at B. Next point, magnetic field line always exists in closed loop. Magnetic field line, magnetic field line always exists in closed loop. ये closed loop बनाती हैं।
सर ये बी नेक्स्ट क्या? बी ए और बी ए दोनों मतलब ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगी, ए पॉइंट पे कि बी पॉइंट पे, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लिख लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन directly proportional to number of line directly proportional to pole strength, pole strength, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग चार्ज को डिनोट करते थे q से, वैसे यहाँ पे हम लोग पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल m से। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि थंब को अंदर की तरफ रखिए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो वो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्लॉकवाइज होगी। आ रहा है समझ में? सर ये नीट का क्वेश्चन है। हाँ। क्या? धोखा हो रहा है सर हमारे साथ। बहुत आसान था इसलिए। हाँ सर, धोखा हो रहा है आईआईटी वालों के साथ। चलिए, तो आईआईटी का अलग लेवल है, दोनों चीजें एक जैसी थोड़ी ना हो सकती हैं। अब हम पढ़ें मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सोलोनॉइड ऑन द एक्सिस। अभी हम लोग सोलोनॉइड के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैं कोई डेरिवेशन बताऊं कि ना बताऊं? मैं डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट याद कीजिए रिजल्ट। एम्पियर सर्किट लॉ से आपको डेरिवेशन बता दूंगा जहां पे पूछा जाता है एग्जाम। इंजीनियरिंग वाले में बताऊंगा डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, अब देखिए सोलोनॉइड होता क्या है। अब सोलोनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा कि एक सॉफ्ट आयरन कोर है। पहले सोलोनॉइड को समझिए, इस पे क्वेश्चन कई बार आते हैं। अभी ये बेस बन रहा है क्योंकि अभी आगे जाके आपको इंडक्टर वगैरह भी पढ़ना है, ईएमआई भी पढ़ना है। तो ये मैंने कहा कि सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर पे वायर की वाइंडिंग कर दीजिए। मैं वायर की वाइंडिंग कर रहा हूँ, देखिए ऐसा कर सकता हूँ ना, समझ में आ रहा है? वायर के इसके चारों तरफ लपेट दिया, तो करंट तो ऐसे ही जाएगा। ये समझ में आया फिगर? फिगर क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मानिए कि आपके पास दो वायर हैं, एक वायर में करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है और दूसरे वायर में करंट बाहर की तरफ।
तो जिसमें करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया। और जिसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। थंब को रखे करंट। अब इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहाँ है? इन दोनों वायर के बीच में। इन दोनों वायर के बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। आ रहा नजर? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि इन दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है। आया? यही है ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग सीखेंगे। मैंने कहा कि अगर एक वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरे वायर में करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैं कैसे निकालूं? सेम वही कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड कर्ल रूल। जिस डायरेक्शन में क्रॉस है, जिस डायरेक्शन में क्रॉस है, जिस डायरेक्शन में क्रॉस है, वहां फिंगर्स को कर्ल कीजिए। थंब का डायरेक्शन बताइए कहाँ आ रहा है, लेफ्ट और राइट? राइट हैंड कर्ल रूल। जिस डायरेक्शन में क्रॉस है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए उस डायरेक्शन में। तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? लेफ्ट। देखिए, राइट हैंड लगाइए, राइट हैंड। जिस डायरेक्शन में क्रॉस है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, अपने फिंगर्स को, चारों फिंगर्स यस को, सर। और मुट्ठी लेफ्ट को आर। बंद कीजिए। तो थंब कहाँ जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आया? आया समझ में? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए जिस मेरे को नहीं डायरेक्शन में, आया। जिस डायरेक्शन में क्रॉस है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए और मुट्ठी को बंद कीजिए। थंब कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में। सिंपल सा है, फिगर को देखिए, जहां पे क्रॉस है वहां पे अपने फिंगर्स को रखिए और थंब को कर्ल कीजिए। तो देखिए थंब कहाँ जा रहा है, सॉरी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब कहाँ जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन। आया समझ में? लिखिए इसको, इसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिखिए, अभी मैं फिर सोलोनॉइड समझाऊंगा। और इस फिगर को बनाइए, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन लिखिए कि ये रूल आपने कैसे अप्लाई किया। डॉली शांत, वीडियो ऑन कीजिए। सर फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा बार बार, इसलिए वीडियो बंद ऑफ कर रखी है। ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा ठीक है। सर ये जो हमने थंब को लेफ्ट साइड में बताया, क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब सिंपल सा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, बॉक्स वगैरह रखा हुआ आपके सामने, बॉक्स या कुछ भी, उसको अपने हाथ में उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड, ठीक है। और इमेजिन कीजिए उसमें आप वायर को लपेट रहे हैं, लपेटिए। कैसे लपेटेंगे, कैसे वाइंडिंग करेंगे वायर की? ठीक है। अब मान लीजिए वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वायर में करंट फ्लो करेगा, तो जैसे जैसे वायर लपेटा है तो उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करेगा। करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ना। अब करंट को ध्यान से देखिए, अपने फिंगर्स को उसी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है यहाँ पे। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, धीरे धीरे हम लोग ईएमआई पे चल रहे हैं। मैंने कहा, मनीषा कहाँ देखती रहती हैं? आधे से आधे क्लास में तो आपकी नजरें बिल्कुल सामने वॉल पे पता नहीं कहाँ रहता है। चलिए, अब आपने क्या किया, आपके सामने मान लीजिए कोई सा भी बॉक्स वगैरह है, उसमें वायर को लपेटिए। कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, अपने हाथ में बॉक्स ले लीजिए और इमेजिन कीजिए मैं वायर को ऐसे लपेट रहा हूँ, ठीक है, उसकी वाइंडिंग कर रहा हूँ, ठीक। और वायर नीचे चला गया। अब मानिए कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे वायर लपेटा होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। फिर से उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मतलब कि फिंगर्स को मूव कीजिए जैसे वायर को लपेटा है। पूरा इमेजिनेशन का खेल है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए। तो आपको क्या नजर आएगा कि जो वायर क्रॉस सेक्शन होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन तो आपका सिलेंड्रिकल सर्कुलर होता है। वायर का क्रॉस सेक्शन कितना होगा? सर्कुलर होगा ना। क्रॉस सेक्शन का मतलब मेरे ख्याल से समझते होंगे। तो वायर का अगर मैं कट करूं तो सामने से देखेंगे तो वो कैसा नजर आता है? सर्कुलर इन शेप, ठीक। तो जैसे कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें मैंने वायर की वाइंडिंग की हुई है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वायर को देखूं, मेरे को वायर ऐसी नजर आएंगे, क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, है ना। यस सर। और नीचे वायर को देखूंगा तो मेरे को क्रॉस सेक्शन ऐसी नजर आएगा। यस सर। फिंगर को उसी डायरेक्शन में मूव कीजिए जिस डायरेक्शन में आपने वायर की वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। अब पॉइंट आएगा, मैं फिंगर को मूव कर रहा हूं तो ऊपर में फिंगर अंदर जा रहा है और नीचे फिंगर बाहर आ रहा है। फिर ऊपर जा रहे हैं तो फिंगर अंदर आ रहा है और नीचे से फिंगर बाहर आ रहा है। फिर ऊपर जा रहे हैं तो फिंगर अंदर जा रहा है, नीचे आ रहे हैं तो फिंगर बाहर आ रहा है। बेटा ऐसी तो वाइंडिंग करते हैं ना, ठीक। यस सर। तो ऊपर वाले जितने भी क्रॉस सेक्शन है मेरे को नजर आएगा कि करंट का डायरेक्शन अंदर है, इसलिए मैंने क्रॉस बनाया। ऊपर वाले वायर में मेरे को क्या नजर आएगा कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, और नीचे वाले वायर में क्या नजर आएगा कि करंट बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने डॉट बनाया, ठीक है। और अभी मैं एक रूल समझा रहा था कि जहां पे क्रॉस है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो क्रॉस के डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब का डायरेक्शन क्या देगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यस अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरे को ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज पाथ बनाता है, तो क्लोज पाथ तो ऐसे बनाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैं इस खड़ा हूं और इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। यस और नो? अगर मैग्नेटिक सर। फील्ड मेरे को बाहर आती हुई नजर आएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब इसको मैं कहूंगा नॉर्थ पोल। अब मैं मान लूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा? साउथ पोल।
मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है, लेकिन ये बार मैग्नेट तो है नहीं। ये नॉर्थ और साउथ पोल किसके कारण बना? करंट के कारण। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। अब जो बताइए उसको सोचिए, समझिए और अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिखिए। यही होता है सोलोनॉइड। सोलोनॉइड। डन सर। हो जाइए, सबको लिखने दीजिए। डन सर। लिख लिया? चीजें समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल कैसे जनरेट हो रहे हैं? चलिए यस सर। अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ मान ली एल। ये मैंने कहा कि जो सोलोनॉइड है इसकी लेंथ एल है, ठीक। अगर सोलोनॉइड की लेंथ एल है, अब सिंपल सा सोचिए कि आपने जो वाइंडिंग की है, ठीक है, जो भी आपका सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर वाइंडिंग की है, तो मैंने कहा कि पूरे लेंथ पे जो आपने वाइंडिंग की वो 100 की, 100 बार लपेटा वायर को 100 टाइम्स, ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी या टर्न्स डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा एन, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा ये समझ में आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ? वायर को कितनी बार लपेटा है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं स्मॉल एन, और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो n इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। मेडिकल में फॉर्मूले की डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है?
कि अगर इनफाइनाइट और आइडियल सोलोनॉइड है, इनफाइनाइट या आइडियल सोलोनॉइड है, तो इनफाइनाइट या आइडियल सोलोनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये कोई भी आपका कंडक्टर है सॉफ्ट आयरन कोर का, इस पे आपने वायर को लपेटा हुआ है, ये वायर को लपेटा हुआ है मैंने, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, इसको याद रखना है और डेरिवेशन सीखना होगा। तो इंजीनियरिंग वालों से पूछ लीजिएगा कि ये टॉपिक सर कब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और n क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने कहा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक सिंपल सोनोनॉइड लिखा हुआ है, सोनोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तब तक हम लोग क्या मान के चलेंगे कि सोलोनॉइड कैसा है, आइडियल सोलोनॉइड है, ठीक है। सोलोनॉइड कैसा है, आइडियल सोलोनॉइड है। अगर आइडियल सोलोनॉइड होगा तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मैं पॉइंट ले लूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, कहीं पे भी, हर एक पॉइंट पे इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम रहती है और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन इंटू आई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये आपका आइडियल सोलोनॉइड है या प्रैक्टिकल सोलोनॉइड है, हम लोग हमेशा क्या मान के चलेंगे कि ये आइडियल सोलोनॉइड है। और आइडियल सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल सोलोनॉइड। प्रैक्टिकल सोलोनॉइड, अगर मैं प्रैक्टिकल सोलोनॉइड के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल सोलोनॉइड, ये मेरा सोलोनॉइड है, यहां से यहां तक ये सोलोनॉइड है। अगर पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द सोलोनॉइड, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपका इनसाइड द सोलोनॉइड, और दूसरा है एट एंड ऑफ द सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन इंटू आई। लेकिन सोलोनॉइड के किसी एंड पे, जैसे कि मैंने ये कहा ए पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है, ये तो एंड पे है ना पॉइंट, इस सोलोनॉइड के एंड पे ये पॉइंट है। हमें से पूछा है कि ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 होती है। ये दो चीजें याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में यूज आएंगे। एट द एंड ऑफ द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, और इनसाइड द सोलोनॉइड magnetic field is constant and it is equal to mu naught into NEI. एक बार एग्जाम में यही पूछा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे को बनानी है आइडियल सोलेनॉइड के केस में और प्रैक्टिकल सोलेनॉइड के केस। याद कीजिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट था, मैंने कहा कि 2 न्यूटन पर
कोलम्ब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने सिंपल लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगी। याद कीजिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है। याद आ रहा है विनस? इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है। यस सर। उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है आपकी, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है आपकी, पैरेलल है। ठीक, यहाँ पे आपने तीन चीजें देखी। अगर आइडियल सोलेनॉइड था, तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो एंड ऑफ द सोलेनॉइड हो या अंदर किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, म्यू नॉट एन आई, वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन इंटू आई। लेकिन प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है, तो अगर प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है तो एट द एंड, सोलेनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन इंटू आई बाई टू। लेकिन थोड़ा सा और अंदर चले जाएं, एंड से थोड़ा सा और अंदर चले जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो तुरंत कांस्टेंट हो जाएगी। यस और नो? एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। लेकिन अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं सोलेनॉइड में अंदर घुस रहा हूं, तो एट द एंड कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। लेकिन जैसे ही अंदर में एंटर कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट एन इंटू आई। और ये म्यू नॉट एन इंटू आई अंदर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैं एंड पे पहुंचूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वापस कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रैक्टिकल सोलेनॉइड में मैं एंड की तरफ बढ़ता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। अंदर म्यू नॉट एन आई था, लेकिन जैसे एंड की तरफ पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू हो गई। यस और नो, ये हुआ ना? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड आपकी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू हो गई, तो इसके लिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आइडियल और प्रैक्टिकल सोलेनॉइड के केस। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। मेरा पहला केस है आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड में मैंने देखा कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, जो कि कांस्टेंट है। तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैं हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बना दूंगा, पैरेलल। आ रहा है समझ में? लेकिन अब बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन इंटू आई। अब इधर आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सोलेनॉइड के केस में। अगर मैं प्रैक्टिकल सोलेनॉइड की बात करूं, प्रैक्टिकल सोलेनॉइड, प्रैक्टिकल सोलेनॉइड को देखते हैं। ये आपका सोलेनॉइड है जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ। तो आपने देखा जैसे मैं एंड की तरफ पहुंचता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अंदर तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैंने पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। लेकिन जैसे बाहर की तरफ आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो ये ऐसी जाएगी ना, डिक्रीज हो जाती है तो मतलब कि डेंसिटी कम हो जानी चाहिए। ये तो पढ़ते आ रहे थे अभी तक, डेंसिटी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। डायरेक्शन इधर है। सर ये प्रैक्टिकल वाले को रिपीट करोगे? प्रैक्टिकल वाले में भी बताया कि एंड के इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू। और जब अंदर रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, लेकिन एंड पे पहुंचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर भाग नहीं होंगी। आया?
अब इतनी कहानी बताई है, आराम से थोड़ा लिखिएगा एक्सप्लेन करके। इतनी सारी चीजें बताने को बर्बाद मत कीजिएगा बिन लिखे। पता चला 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, हो गया। हमें 10 मिनट से बोले जा रहा था, तो अगर 10 मिनट बोला तो कम से कम 2 मिनट तो लिख ही लीजिए, जो याद समझ में आया आपको। लिख लिया सबने? यस सर। लिख लिया सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चीजें समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से निकल रहा है? एम्पियर सर्किटल लॉ, बस एम्पियर सर्किटल लॉ ही समझाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। इस पर फिर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। जैसे आपने गॉस लॉ अप्लाई किया, ठीक है, गॉस लॉ में हम लोग क्या लिखते थे? गॉस लॉ इज इक्वल टू क्या था? मतलब कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई डॉट डी ए, याद आ रहा है? यस। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से हम लोग नेट फ्लक्स निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अभी समझिए, लिखाऊंगा एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ मैं। तो वहां पे जब हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते थे, तो गॉस लॉ में जो ई डॉट डी ए था, तो जो ई था वो क्या डिनोट करता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता था। तो वैसे ही जब एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो एम्पियर सर्किटल का लॉ पहले मैं लिख देता हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटू आई इनक्लोज, आई इन। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। वहां पे याद कीजिए हम लोग लिखते थे ई डॉट डी ए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी डॉट डी एल। वहां पे ई किस चीज को डिनोट करता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता था। वैसे ही यहाँ पे बी किस चीज को डिनोट करता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो ये नहीं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं। एक एग्जांपल को याद कीजिए, जब गॉस लॉ पढ़ा रहा था तो एक मैंने गॉसियन सरफेस लिया था, तो उसके अंदर Q1 Q2 चार्जेस थे और बाहर मैंने Q3 Q4 को भी रखा था। लेकिन जब मैंने कहा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो हर एक चार्ज की वजह से आ रहा था। Q1 Q2 Q3 Q4 सभी चार्जेस की वजह से।
वहां पे ये जरूरी नहीं था कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कुछ याद आ रहा है? ऐसे सरप्राइज होके मत देखिए, मैंने पढ़ा है। ठीक है, हाँ। तो जब हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस थे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हर एक चार्ज की वजह से होता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ में बात करूँ, तो जो बी है, बी किस चीज को डिनोट करेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। ये इसको डिनोट नहीं करेगा कि आई वन करंट के कारण, आई2 करंट के कारण है, कि आई3 करंट के कारण है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हर एक करंट के कारण। आया समझ में? बस इतनी कहानी लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें भी समझाना है कि अप्लाई कैसे करते हैं। हो गया? नोट कर लिया सभी ने? चलिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतनी चीजों को पढ़कर रखिए। अब ज्यादा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बस थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक, सर ये दो, हमारी क्लास में भी कराओगे? हाँ बोलिए बोलिए। हमारी क्लास में भी होगा ना सर ये दोबारा से? आपके में तो बहुत करवाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं करवाऊँ? करवाना है सर। नहीं सर, मैं तो बस पूछ रहा था। अभी आपके में तो इनको मैं डेरिवेशन तो नहीं करवाया। अभी तो जब आप लोगों को सोलर पढ़ाऊंगा उसी में 2 घंटे लगे। इन लोगों को भी 10 मिनट में समझा दिया कि म्यू नॉट एन आई होता है, बाहर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। इसका 2 पूरा घंटे? डेरिवेशन करवाऊंगा आप लोगों को। अब इन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में भी 2 या 3 वीक लगेंगे, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को चीजें हमारा सही तो से सर समझ में आने लगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अक्टूबर ही एंड है। तक तो सिलेबस कंप्लीट कर। हाँ, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट खत्म नहीं हुआ इन लोगों का। इलेक्ट्रोस्टैट खत्म होने में 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। सर ये फिर कोशिश करेंगे 1 लेक्चर में हो जाए। ये इस क्लास में क्या ये क्या क्या? क्लास में कैसे आ गई? ये तो फिर नीट की थी ना। आप भी आ जाइए आईआईटी की क्लास में। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ये सब चीजें आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और कल परसों मैं आप लोगों को शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके बाय। हाँ, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।